अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डार्विनिज्म या डार्विन्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा हम इसको डिस्कस करेंगे कि डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में यानी किस तरह से उन्होंने अपने मेन पॉइंट्स पेश किए थे और उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में क्या कहा था। तो लेट्स मूव टूवर्ड द टॉपिक। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि डार्विन्स ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक के लिए क्या क्या किया, ठीक है, और इसमें कौन कौन से दो यानी डार्विन के साथ एक और भी शामिल था, ठीक है, उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की एक बुक शाये की थी। लेट्स हम जो है ना इसको ब्रीफली जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। Charles Darwin was a nature lover and was a good English writer. After completing his graduation, about 5 years traveled in his own ship named H.M. Beagle. देखो, अब डार्विन एक्चुअली सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो कुदरत से मोहब्बत करने वाला इंसान था और ये एक गुड इंग्लिश राइटर था। और उसके बाद उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तकरीबन 5 साल ब्रिटिश के इर्द गिर्द यानी वो चक्करें लगाता रहा ब्रिटेन सी के इर्द गिर्द, ठीक है। और उसकी एक शिप मशहूर शिप थी जिसे एच.एम. बीगल का नाम दिया जाता है, ठीक है। और मज़ीद इसने 1835 से 1855 तक इन्होंने जो ना मज़ीद 20 साल, ठीक है, यूरोपियन सी से होकर इंडियन सी तक यानी सफ़र किया, ठीक है, और डिफरेंट एनिमल की जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उसने उनको स्टडी किया था। और इसी दौरान एक और जो ना एक नेचुरलिस्ट थे जिन्हें अल्फ्रेड वेलिस भी कहा जाता है। तो वो एक्चुअली वो भी जो ना डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ को स्टडी कर रहे थे और मज़ीद जो ना उन्होंने जो ना नेचर ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, इन मलयान पेनिसुला, ठीक है। तो ये जो ना यानी जो परिंदे थे उनकी बीक्स को भी स्टडी कर रहे थे, ठीक है, उनके किस तरह की जो ना उनके बीक्स होते हैं परिंदों के, तो वो उसको स्टडी कर रहे थे। उसके बाद डार्विन और वेलिस ने एक्चुअली एक 1858 में एक बुक शाये की थी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ये उस ज़माने की हाईएस्ट यानी बुक सेल हुई थी, मतलब ये कि बहुत पैसे यानी उन्होंने कमाए थे ऐसे समझो, ठीक है। और उसके बाद जो ना ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने अलहदा से भी ये पेपर शाये किया था। और मज़ीद इसकी एक और बुक है जो 1871 में जो ना पब्लिश्ड हुई थी जिसे डिसेंट ऑफ मैन भी कहते हैं, ठीक है। उस वो भी जो ना दूसरे नंबर पे आई है यानी हाईएस्ट उसकी सेलिंग हुई है इन दी वर्ल्ड में। अब जो मेन पॉइंट्स जो नेच इस थ्योरी के रिगार्डिंग थे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के, तो वो कौन कौन से हैं? एनिमल्स आर हाईली फर्टाइल येट द टोटल नंबर ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये कि एनिमल जो ना हाईली फर्टाइल होते हैं, ठीक है, यानी वो बच्चे प्रोड्यूस करने की सलीयत होती है लेकिन उनमें टोटल नंबर कांस्टेंट रहती है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब ये कि ज़िंदा रहने के लिए या एग्जिस्ट करने के लिए कोशिश या जदोजहद करना। वेरिएशंस एंड हेरिडिटरी के तगीरात और विरासत का जो ना एक स्पीशीज़ पे बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन के नेचर किन किन जानदारों को सपोर्ट करती है। और लास्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कि किस तरह से एक स्पीशीज़ और इमर्ज होता है, किस तरह से राइज होता है। देखो, अब उन्होंने पहले पॉइंट में एनिमल्स आर हाईली फर्टाइल येट देयर टोटल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसमें उन्होंने एक्चुअली ये कहा था, ठीक है, कि जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने लाइफ साइकिल कंटिन्यू करते हैं, हाईली रिप्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, एक हाउस फ्लाई की, ठीक है, वो इतने बच्चे प्रोड्यूस करता है, एक यानी कंसेप्ट ही नहीं है उसका, ठीक है। मतलब ये कि वो जो एग प्रोड्यूस करता है तकरीबन 6 से 7 बैच ऑफ एग प्रोड्यूस करता है और हर बैच अंडे की जो एक बैच है उसमें तकरीबन एक 130 टू 150 एग्स होते हैं। और ये एक्चुअली जो उसके एग्स होते हैं वो हर 10वें दिन जो ना हैच होते हैं, ठीक है, और 14वें दिन वो फिर से अंडे देने लग जाती है। तो अगर हम बात करें
तो राउंड अबाउट एक साल में, ठीक है, 191 10 रेज टू द पावर 18 है। तो इतने नंबर यानी एग्स एक साल में एक एक यानी ऐसे एक एग प्रोड्यूस करती है। तो आप खुद सोचो कि अगर ये इतने ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस करते हैं फ्यूचर में, तो फिर तो मक्खी हाउस फ्लाइज ने ही होना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं उतने ज़्यादा वो मरते भी हैं, ठीक है। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म के वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से उनकी जो यानी कंसंट्रेशन है, उनकी तादाद है, वो रिमेन रहती है। उसके बाद स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज कंपटीशन इन बिटवीन द इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक एनिमल्स। देखो अब एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, रहने के लिए जानदार, यानी पहली बात तो ये कि रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन हो रही है तो जानदारों की साइज़ में इजाफा हो रहा है। अब साइज़ में इजाफा हो रहा है तो रिसोर्सेज कम होंगे। अब रिसोर्सेज कम होंगे तो एनिमल्स के दरमियान में क्या आ जाएगा, एक कंपटीशन आ जाएगी कि एनिमल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फूड के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो फूड चेन का सिलसिला भी शुरू होता है कि वो यानी एनिमल खाते भी, खुद भी दूसरों को खाते हैं और दूसरे फिर जो ना किसी और को खा लेते हैं, ठीक है। मतलब ये कि सीरीज ऑफ बीइंग ईटिंग एंड बीइंग ईटन ऑफ एन एनिमल, ठीक है, कि एनिमल खाता भी है और ख़ुद भी किसी का शिकार बनता है, शिकार होता है। तो एक ऐसे समझो फूड चेन का सिलसिला बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक्चुअली जानदार जो है ना एक दूसरे के साथ फ़ाइट करते हैं और फाइट में जो जीत जाता है, ठीक है, मतलब ये कि फूड और स्पेस के लिए जो लड़ने में कामयाब हो गया है वही एनिमल क्या होता है, नेक्स्ट जाके सरवाइव करता है। उसके बाद है वेरिएशंस एंड हेरिडिटरी। देखो एनिमल्स हु कुड फाइट फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ओनली कंटिन्यू देयर लाइफ साइकिल्स, ठीक है। इनके मुताबिक वो एनिमल जो एग्जिस्टेंस की कोशिश में लड़ते हैं वही सिर्फ कामयाब होते हैं, ठीक है। वही अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ना ऑटोमेटिकली वो डेड हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, इनके नज़र में वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव कर सकता है, ठीक है, जो उसमें लड़ने की सलीयत हो, यानी दूसरों से ऐसा समझो दूसरों को लड़कर, ठीक है, उनके साथ फाइट करके खुद की जो एग्जिस्टेंस है उसे मजबूत करे, ठीक है। तो इससे एक्चुअली अगर उसकी यानी अब वो एक मजबूत है तो उसकी जेनेटिक्स, ठीक है, उसकी हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स वो भी मजबूत होंगी। तो वो कहते हैं ऐसे एनिमल्स को जो ना वो क्या कहते हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट कहते हैं। और इन्हें जो ना डार्विन ने किसका नाम दिया था, नेचुरली सिलेक्टेड एनिमल्स का इन्हें उसने नाम दिया था। तो आफ्टर सिलेक्शन बाय द नेचर रेडी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ नेक्स्ट एनिमल, मतलब ये कि नेचर जिन जानदारों को सपोर्ट करता है, अब नेक्स्ट उन्हीं की नस्ल जो है ना आगे ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। देखो अब वक्त के साथ साथ जानदार हैं, ठीक है, वो डिफरेंट हैबिटाट्स में, डिफरेंट एराज में, ठीक है, मतलब ये कि मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते हैं। तो हर इलाके की आबो हवा, उसकी क्लाइमेट, इन सारी चीज़ों में यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होते हैं। तो उन्हीं इन्वायरमेंट में, मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट में रह के एनिमल के जो बच्चे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें भी तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे उनमें तब्दीलियाँ आती हैं तो न्यू स्पीशीज़ का वहाँ से ओरिजिन होता है कि नए स्पीशीज़ वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं उस एनवायरनमेंट के मुताबिक, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई एनिमल है, ठीक है, वो 5 से 6 बच्चे प्रोड्यूस कर रही है और वो 5 से 6 बच्चे डिफरेंट एनवायरनमेंट में यानी ऐसे सेपरेट हो गए हैं। तो अब वो जिस एनवायरनमेंट में सेपरेट हो गए हैं उन जानदारों के भी तो मज़ीद, उस एनिमल के भी तो मज़ीद बच्चे प्रोड्यूस होने हैं। अब वो बच्चे जो उस एनवायरनमेंट पे प्रोड्यूस हुए हैं तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो दूसरे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है यानी न्यू एनिमल, ठीक है, तो उनके बच्चों से यानी जो या एनिमल है या वो जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ है तो डिफरेंट इलाके के जो एनिमल यानी बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स
भी चेंज होते हैं, बिल्कुल चेंज होते हैं। ठीक है, मतलब ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, वेरियस एडाप्टेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें, ये जो ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है, एक्चुअली ये डार्विन उसका खुद मालिक था, उसने ये अपनी थ्योरी पेश की थी। दूसरी बात ये कि ये जो जितने भी मेन इंपॉर्टेंट्स हैं, ये इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लिंक होते हैं, इनका ताल्लुक होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो ना ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ इस तरह से एक्सप्लेन किया कि हर बंदा समझ सकता है। ठीक है, अब इसके क्रिटिसिज्म क्या थे, ठीक है, यानी इसके गलत नतायज क्या थे, ठीक है, मतलब ये कि गलत उसके नुकात क्या थे डार्विन के। ठीक है, अब देखो उन्होंने वेस्टिजियल आर्गन के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं दिया कि अब हर बंदा है, ठीक है, कोई हर एनिमल में वेस्टिजियल आर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैन में अपेंडिक्स की बात करो, ठीक है, एक वेस्टिजियल आर्गन है। ठीक है, तो बहुत सारे वेस्टिजियल आर्गन्स मौजूद होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, तो उसका कंसेप्ट इसने नहीं दिया। उसके बाद म्यूटेशन का इसने जिक्र ही नहीं किया। एक्चुअली म्यूटेशन ही एक ऐसा, ठीक है, फैक्टर है जिसकी वजह से स्पीशीज़ में तब्दीलियाँ आती हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन होता है उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन इन्होंने इसका कोई कंसेप्ट नहीं दिया था। और उसके बाद जो वेरिएशंस हैं वो सोमैटिक और जेनेटिक बेस होती हैं। ठीक है, तो यानी वेरिएशंस सोमैटिक बेस पे होती हैं, ये जेनेटिक बेस पे होते हैं। इसका भी उसने कोई कंसेप्ट नहीं दिया, लेकिन वेरिएशन जेनेटिक बेस पे होती हैं। जीन्स में जब तब्दीलियाँ आती हैं तो उससे वेरिएशंस होती हैं, उससे जो है ना एक न्यू स्पीशीज़ ऐसा समझो कि उसमें ही एवोल्यूशन होती है। ठीक है, उसके बाद डार्विन ने जो भी थ्योरी पेश की ये इंसानों पे अप्लाई नहीं होता। वो कैसे? देखो, अब इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट तो नहीं हो रही, वो तो बढ़ रही है। ठीक है, तो इस वजह से दूसरी बात ये कि उन्होंने स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस किए कि जो लड़ता है, फाइट करता है एग्जिस्टेंस के लिए, तो वही जो ना ज़िंदा रहता है। तो क्या आपने ये नहीं देखा कि अमीर भी ज़िंदा है तो फ़कीर भी ज़िंदा है? ठीक है, तो मतलब ये कि दोनों ज़िंदा है ना, जैसे भी गुजर रहे हैं, लड़ तो नहीं रहे। ठीक है, मतलब ये कि अब एग्जिस्टेंस के लिए कोशिश करो या ना करो, ठीक है, लेकिन ज़िंदा आप अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे उन्होंने कहा था सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, एक्चुअली इराइवल फॉर द फिटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान है, एनिमल है, ठीक है, वो तो एक्चुअली लड़ता है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन इंसान की बात करें वहाँ वो तो एक कोई स्टेटस अचीव करता है, मेहनत करता है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उसके लिए अराइवल बिकम्स द मोस्ट फिटेस्ट हो जाता है, ना कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी बहुत सारी मज़ीद वीडियोज़ आने वाली हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।